नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एक और बड़ी खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई होनी है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ मनमाना इस्तेमाल करने का आरोप है। विपक्षियों की याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और पारदीवाला भी बेंच का हिस्सा हैं। तो आपको बता दें कि आज इस मसले पर सुनवाई होनी है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर एक याचिका विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाई गई है और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इसकी सुनवाई करेगी और इसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जस्टिस पारदीवाला भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज आबकारी नीति मामले में सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। ईडी मामले में आज हिरासत की अवधि खत्म हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो अब देखना अहम होगा कि सिसोदिया के लिए आज का दिन कैसा रहता है, उन्हें राहत मिलती है या फिर अभी उनके लिए मुसीबतें बनी रहेंगी। आज सुनवाई एक बार फिर से जमानत याचिका पर होनी है। ईडी के मामले में जो हिरासत की अवधि है वो पूरी होने जा रही है। तो अब ऐसे में जमानत की याचिका जो उन्होंने लगाई है उस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या जानकारी? आज का दिन सिसोदिया के लिए बेहद अहम। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 31 मार्च को जब सुनवाई हुई थी तो उस दौरान 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई थी। यानी कि अभी भी मनीष सिसोदिया 17 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आज जो सुनवाई होने वाली है वो ईडी के मामले में है। यानी कि ईडी जो पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से, उस मामले में आज सुनवाई होनी है। यानी कि आज का दिन भी बड़ा है, क्योंकि 31 मार्च को तो जमानत याचिका खारिज कर दी थी जो राउस एवेन्यू कोर्ट है। लेकिन आज फिर से उम्मीद है कि शायद उनको जमानत मिले। दूसरा, ईडी के मामले में जो पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से ईडी, उसमें भी शायद हो सकता है कि ईडी और कुछ दिन की जो कस्टडी है वो कोर्ट से मांग सकती है। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर है। पहला तो ये कि जो सीबीआई के मामले में परसों कोर्ट में पेशी की गई थी, अभिषेक, यहाँ पर दो बातें क्लियर है। पहला ये जो एक तो सीबीआई मामले में पेशी, दूसरा ईडी मामले में पेशी। 3 तारीख को मनीष सिसोदिया की सीबीआई के मामले में पेशी हुई थी, जहां पर 14 दिन की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई थी। और आज जो पेशी हो रही है वो ईडी के मामले में पेशी हो रही है। यानी कि ईडी जो है वो रिमांड की मांग करेगा। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील जो है उनको उम्मीद रहेगी कि शायद आज जमानत मिल जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस सांसदों की एक बड़ी बैठक आज होने वाली है। सुबह 10 बजे कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अयोग्यता और जेपीसी जांच की मांग पर कांग्रेस और विपक्ष जो हैं वो अड़े हुए हैं। तो अब ऐसे में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक सुबह 10 बजे होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, राहुल की अयोग्यता, जेपीसी जांच की मांग पर विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है। इसी मसले को लेकर कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 10 बजे होने वाली है। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर दीपक को लेकर भारत पहुंची है दिल्ली पुलिस। मैक्सिको से दिल्ली लाया गया है दीपक बॉक्सर को। बिल्डर हत्या के मामले में अब पूछताछ की जाएगी। एफबीआई की मदद से दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया गया और मैक्सिको में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब मैक्सिको से इसे भारत लाया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
दीपक बॉक्सर, जिसे गिरफ्तार किया गया था और मैक्सिको में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, और अब इसे लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो भारत आ गई है। अब पूछताछ की जाएगी। तो एफबीआई की मदद से दीपक बॉक्सर को मैक्सिको में गिरफ्तार किया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली लेकर पहुंची। ये तस्वीरें आप देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की, जब दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस भारत पहुंची, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी। ये दीपक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें जब दीपक को लेकर दिल्ली पुलिस भारत पहुंची, दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की तेलंगाना से, जहां बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आधी रात को उन्हें हिरासत में लिया गया। यह बड़ी खबर, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर आए हैं। बीजेपी की राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी है। तेलंगाना बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष ने पेपर लीक मामले में बीआरएस सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पुलिस ने इसी सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया है। इसके विरोध में बीजेपी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंदी संजय, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, बीजेपी के तेलंगाना अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी अब प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बंदी संजय के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस ने बंदी संजय को हिरासत में लिया है, बीजेपी नेता, और सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर आए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ये बड़ी जानकारी दोनों ने ट्वीट कर जानकारी दी है। राजस्थान से पीएमओ तक हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर, राजस्थान के वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। ये जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। ये देखिए, जो अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड मामले बढ़े हैं। मैं स्वयं भी हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गया हूं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन निवास से ही कार्य जारी रखूंगा। आप सब सावधानी बरतें एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। आपको बता दें कि इससे पहले भी अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब एक बार फिर से अशोक गहलोत कोविड पॉजिटिव हुए हैं। वहीं बात अगर की जाए वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। ये जानकारी निकल करके सामने आई है। तो अब देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में 521 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट की अगर बात कर ली जाए तो वो लगभग 16% के करीब है, 15.64% पॉजिटिविटी रेट। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली में कोविड के केसेस में एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के 521 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य महकमे में अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि 521 मामले सिर्फ दिल्ली में सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 15.64% तक पहुंच गया।
खबर सिक्किम से है, जहां टूरिस्ट प्लेस गंगटोक में एक एवलॉन्च आया। नाथुला में एवलॉन्च की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोग इसमें घायल हुए हैं। मरने वालों में 4 सैलानी हैं। 6 पर्यटकों सहित 23 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने दुख जताया। सिक्किम के मशहूर टूरिस्ट प्लेस गंगटोक में एवलॉन्च आया, जिसमें 7 सैलानियों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 6 पर्यटकों सहित 23 लोगों का रेस्क्यू किया। एवलॉन्च गंगटोक को नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें माइलस्टोन पर हुआ। इस इलाके में सैलानियों को जाने की परमिशन नहीं है। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक बर्फ के नीचे 5 से 6 वाहन फंस गए, जिनमें लगभग 30 लोग थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम में एवलॉन्च में पर्यटकों की मौत पर शोक जताया है। ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर शाम की ये तस्वीरें हैं जब एवलॉन्च आया, और आपको बता दें कि इस एवलॉन्च में 7 लोगों की मौत हो गई। ये सभी सैलानी थे और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कई लोगों को बचा लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 पर्यटकों सहित कुल 23 लोगों का यहां से रेस्क्यू किया गया। कई वाहन जो हैं वो बर्फ के नीचे दब गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गंगटोक में एवलॉन्च की वजह से 7 लोगों की, ये सभी पर्यटक थे, घूमने आए थे यहां, और इनके वाहन जो हैं वो बर्फ के नीचे दब गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एवलॉन्च के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। राहत की बात यह रही कि करीब 23 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। कई और अहम मामलों को लेकर भी चर्चा होगी। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट में विभिन्न विभागों के करीब 1 दर्जन से अधिक मामलों पर चर्चा होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन प्रदेश में कई शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग गठित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों के चयन किए जा रहे हैं। तो देखिए, आज बेहद अहम योगी कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अभिनव हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिनव, क्या जानकारी, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा होगी और संभव है कि उस पर मुहर भी लग जाए? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी लोक भवन में, शाम 5 बजे होगी। कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बुलाया शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि जो पूर्वांचल विकास प्राधिकरण है उस पर जो है एक महत्वपूर्ण, वहां पर जो है रोड से लेकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। इसके अलावा अभी तक जो है वो ग्रेटर नोएडा में जो फिल्म सिटी बननी थी उस पर जो है अभी तक जो है कोई टेंडरिंग नहीं हो सकती। उसके नोटिफिकेशन में बदलाव, चूंकि उसके जो नोटिफिकेशन थे वो काफी टफ थे, काफी पेचीदा थे, उसको जो है बदलाव करके उस पर एक मोहर लग सकती है कि उसमें उसके जो नोटिफिकेशन उसको बदला जा सकता है। इस पर एक महत्वपूर्ण जो है फैसला आ सकता है, कैबिनेट पे मोहर लग सकती है। इसके अलावा 6 ऐसे और प्रस्ताव है जिसपे कुल मिला के 13 प्रस्ताव है जिस पर की आज महत्वपूर्ण बैठक में हरी झंडी लग सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
अब जो भी कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव पर मोहर लग रही है वो उस तरफ को भी देखते हुए है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में जनता के हितों को और उन जगहों पर खासा फोकस सरकार का है, वहां पर योजनाओं को पहुंचाने का और लाभ पहुंचाने की योजना है, जहां पर कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी जिन सीटों पर है। ऐसे में जो है उन क्षेत्रों को भी काफी जोड़ने की कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। इसी के तहत जो है उसी को मापदंड को रखते हुए कैबिनेट में उस तरह के प्रस्ताव पर आज मोहर लग सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। मैनहट्टन क्रिमिनल केस में ट्रंप की पेशी हुई। ट्रंप ने कोर्ट के सामने दलील दी। कारोबारी रिकॉर्ड के मामले में खुद को बेकसूर बताया है। ट्रंप ने हेराफेरी के 34 मामलों को गलत बताया। ट्रंप को जुर्माना देना होगा, कोर्ट ने यह कहा है। आपको बता दें कि करीब 1022 लाख डॉलर का जुर्माना देना होगा। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी को देना होगा जुर्माना। कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप ने कहा, चुनाव को देखते हुए यह फर्जी केस लाया गया। देश के इतिहास में यह सबसे बुरा वक्त है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आपको बता दें कि पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की कल पेशी हुई और आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। चुनाव को देखते हुए यह फर्जी केस लाया गया, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। देश के इतिहास में यह सबसे बुरा वक्त है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से, जहां मैनहट्टन क्रिमिनल केस में ट्रंप की पेशी हुई। अब बात करते हैं आईपीएल की, जहां आईपीएल 16वें सीजन का आयोजन किया जा रहा है और 7वें मुकाबले में गुजरात की जीत हुई है। गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से मैच जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स की सीजन में लगातार दूसरी हार है। गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से दिल्ली को हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 18.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की एक और हार। कल खेले गए इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार जीत हासिल की। बड़ी खबर बिहार के नालंदा से, जहां रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक कुल 130 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 15 पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए कई रसीद और कागजात जब्त किए हैं। वहीं एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि हमारा छापेमारी अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। जो लोग फरार हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और घरों की कुर्की भी की जाएगी। एक बार फिर कांग्रेस पर बरसे हैं गुलाम नबी आजाद। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व का लोगों पर प्रभाव नहीं है, कांग्रेस को एक्सपोज करके पूरी तरह खत्म करना चाहता है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को फिर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि कांग्रेस का G23 गुट बीजेपी का करीबी है। आजाद ने इसे बचकाना करार दिया। आजाद ने कहा कि वह कांग्रेस को एक्सपोज करके पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और पूर्व की पार्टी लीडरशिप के साथ उनके मन में कोई मलाल नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। पीएम मोदी को उन्होंने असली राजनेता बताया है। पूर्व कांग्रेसी नेता ने कहा कि पार्टी में काफी बदलाव आ चुका है। नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी झटकों को सहन कर सकते थे, उनमें सहन शक्ति थी, उन्हें जनता का समर्थन और सम्मान था। समय के साथ अपने काम से वे पलट सकते थे, लेकिन मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीर सावरकर के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। मुंबई में निकली गौरव यात्रा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस समय एक व्यक्ति वीर सावरकर के समर्थन में खड़ा हुआ था। उस शख्स का नाम फिरोज गांधी था और आज राहुल गांधी उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से 12वीं में चलने वाले इतिहास के खिताब, भारतीय इतिहास के शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार विषय को हटा दिया है। पाठ्यक्रम में इन चैप्टरों के हटाने पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि इतिहास की जो विकृतियां थी पिछले कुछ सालों में उनको सुधारने का काम कई राज्य और केंद्र सरकारों ने किया है। पिछले 70 सालों में जिस तरह से विकृत इतिहास हमको सिखाया गया, पढ़ाया गया था, वह विकृति को स्वीकृति नहीं बनने देंगे। हमें वापस अपने मूल पर लौटना होगा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, विद्यार्थियों को उसके मन मस्तिष्क में भारत की गौरवशाली परंपराएं नहीं बल्कि गुलामी के चिन्ह को अंकित करने का कुत्सित प्रयास किया गया। जिस प्रकार कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने पाठ्यक्रम के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को जो मुगल कालीन गुलामी का आक्रांताओं को जो इतिहास था, उस इतिहास को ग्लोरीफाई करके हम सब विद्यार्थियों को पढ़ा है। एनसीईआरटी साधुवाद की पात्र है। चाहे भारत के इस अमृत काल में सही, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, उन सारे चैप्टरों को हटाने का एक प्रयास हो रहा है। अयोध्या में रामचरितमानस, रामायण और गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया गया, जहां बीजेपी नेता और मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक ने अभियान के पहले दिन कचहरी में अधिवक्ताओं और वार्ड कार्यों को पत्रक बैठकर जागरूक किया। इसके बाद दूसरे दिन रामलला के मुख्य पुजारी सहित अयोध्या के साधु संतों ने भी हुंकार भरी। वहीं संतों का कहना है कि अगर इन ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथों का दर्जा दिया जाता है तो इसके प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को सजा मिलेगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि एक छोटा सा देश थाईलैंड, जहां हिंदुओं की आबादी मात्र 0.02% है, उसके बावजूद वहां का जो है राष्ट्रीय ग्रंथ जो है रामायण है। हमें शर्म आती है कि हम इस देवभूमि में रहते हैं। मथुरा यहाँ है, काशी यहाँ है, अयोध्या यहाँ है और हम लोग अयोध्या की धरती पर बैठे हैं। उसके बावजूद करोड़ों सनातनी जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके धर्म को श्री रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद् भगवद गीता यह राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, ऐसी इनकी मांग है। यह मांग अपने आप में अद्वितीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन जब देखा जाए हमारे ही धार्मिक ग्रंथों के ऊपर आक्षेप किया जाता है और इस प्रकार से उस पर आरोप लगाया जाता है कि समस्त यह राम भक्तों को और रामचरितमानस, रामायण और गीता को पढ़ने वाले, जानने वाले बहुत ही दुखी, बहुत ही उनको कष्ट होता है। और यह कष्ट का निवारण एक ही रास्ता है, जैसा कि शरद पाठक जी ने उल्लेख किया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।